जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज ना मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए आवाज थोड़ी कम आ रही है ना, लेकिन कोई नहीं, मैनेज आप कर लेना। और गले में खराश है, गर्म पानी बहुत पिया है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे नहीं जा रही है खराश। लेकिन आप परेशान ना हो, आज से आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, क्योंकि कभी सिर में दर्द हो जाता है, कभी खराश हो जाती है गले में, कभी जुकाम खांसी हो जाते हैं। ये सर्दियां आ रही है ना, आती हुई सर्दियां और जाती हुई सर्दियां, ये हमेशा बीमारी लेके आती हैं। आती हुई सर्दियां और जाती हुई सर्दियां हमेशा बीमारी छोड़ के जाती हैं। तो हमको परेशान नहीं होना, आज से क्लासेस आपकी रेगुलर तरीके से चलेंगी जैसे पहले चलती थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान। संविधान में पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, सफलता बैच है आपका, अच्छे तरीके से पढ़िए। इस बार सफलता बैच आपको सफल करा ही देगा। ठीक है, तो देख लीजिए, अब तक हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं। अभी हम भाग 5 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग 4 तक तो हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, भाग 4 तक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। भाग 5 में हमने प्रधानमंत्री पढ़ा, राष्ट्रपति पढ़ा और महान्यायवादी पढ़ा। अब हम भाग 5 में पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है देख लीजिए। अनुच्छेद 124 से 147 तक हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी, किस अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो आप बोलोगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, लेकिन स्थापना 1773 में नहीं हुई। ठीक है, समझ गए ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब बात कर लेते हैं कि पहली सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। तो ये 1774 ईस्वी में की गई थी, कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। ठीक है, समझ गए ना। अब बात कर लेते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जा रही थी तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था वारेन हेस्टिंग। ये आपका हिस्ट्री एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होता जा रहा है। जहां जहां ऐसे टॉपिक्स आ जाएंगे वहां हम क्लियरिटी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब, और इन मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? एलिजा इम्पे। ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। पूछ लेता है कि बताइए जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो कितने मुख्य न्यायाधीश थे। तो 1 मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? लिमेस्टर, वाइड, चैम्बर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम पढ़ेंगे संघीय न्यायालय। जैसा कि मैं आपको बता दूं, संघीय न्यायालय के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। संघीय न्यायालय, इंग्लिश में इसको फेडरल यूनियन बोलते हैं, सॉरी फेडरल काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। संघीय न्यायालय, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, अधिनियम पूछा जाता है, इस वजह से दिखा दिया आपको। अब आप कहोगे संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को, है ना। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। कहां पर? दिल्ली में इसकी स्थापना करा ली गई। अब बात करते हैं, 1 अक्टूबर को स्थापना हो गई तो इसमें मुख्य न्यायाधीश भी तो होंगे। तो ठीक है, देख लीजिए, पता है सर्वोच्च न्यायालय से पहले संघीय न्यायालय था। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। अब बात करते हैं कि इसमें मुख्य न्यायाधीश कितने थे। 1 मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है, जिनका नाम था मॉरिस गुएयर। क्या था? मॉरिस गुएयर, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, वो गुएयर आपको ऐसे भी दे सकता है और कुछ ऐसे करके भी इंग्लिश में दे सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, कैसे भी आप लिख लीजिए, लेकिन आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं। देखो, 2 भारतीय न्यायाधीश मैंने क्यों लिखे हैं, इससे पहले आप इसको सुन लीजिए। संघीय न्यायालय में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। इसमें से 1 तो मुख्य न्यायाधीश हो गए और जो बचे कुचे हैं वो भी है, 6 भी तो हैं, 6 न्यायाधीश भी तो हैं। लेकिन हम 2 भारतीय न्यायाधीशों को याद रखेंगे।
ठीक है, हम दो भारतीय न्यायाधीशों को याद रखेंगे। शाह मोहम्मद सुलेमान थे एक भारतीय न्यायाधीश और दूसरे भारतीय न्यायाधीश एम.आर. जयकर थे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं नोट पॉइंट की। इन न्यायाधीशों के खिलाफ प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है कि संघीय न्यायालय के खिलाफ मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, अपील नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन वो किस काउंसिल में? प्रीवी काउंसिल में। अब आप देख लीजिए, संघीय न्यायालय के अंतिम चीफ जस्टिस कौन थे? तो ये थे हीरालाल जयकानिया। स्वतंत्रता से पहले तो आपने पढ़ लिया है ना। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद की। स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई, दिल्ली में की गई। ठीक है, इस सन को तो आप नहीं भूलोगे, समझ गए ना। ये सन तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है। अब बात कर लेते हैं कि स्थापना हो गई, इसकी बैठक कब हुई? 28 जनवरी 1950 को, 2 दिन बाद करा ली गई बैठक, है ना। पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जयकानिया, जो कि संघीय न्यायालय के अंतिम चीफ जस्टिस थे। ठीक है, संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जयकानिया। और सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जयकानिया। इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए, तो आप बता दोगे हीरालाल जयकानिया। अब आप देख लीजिए, ये मैंने क्या लिखा है। हमने स्वतंत्रता में सर्वोच्चता कहां से लिया है? अमेरिका से, यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरीकरण कहां से लिया है? अमेरिका से। न्यायिक सक्रियतावाद कहां से लिया है? अमेरिका से। ठीक है, अब ये क्या चीज है? देखो, शासन। शासन हमारा 3 प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था, जिसमें विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। ठीक है, अब विधायिका क्या होती है? विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है, जैसे संसद। और ये कार्यपालिका क्या होती है? बने हुए कानूनों को लागू कराती है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, है ना। समझ गए ना। न्यायपालिका में न्याय से संबंधित सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, अब हमारे शासन में विधायिका और कार्यपालिका संघात्मक है। ठीक है, लेकिन जो न्यायपालिका है वो संघात्मक भी है और एकीकृत भी है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे ये आपने क्या लिखा? देखो, भारत में सबसे सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये उच्च होता है, ये उच्चतम होता है। जो बड़ा वाला है वो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो तो वैसे भी बड़ा ही है भारत का। अब उच्च न्यायालय बोलते हैं हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट को बोला जाता है उच्च न्यायालय। ठीक है, पहले पे सर्वोच्च न्यायालय, दूसरे पे उच्च न्यायालय, तीसरे पे अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, समझ गए। जैसा कि साथियों, जब इसकी स्थापना की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की, तो उस समय कितने मुख्य न्यायाधीश थे और कितने अन्य न्यायाधीश थे, यह भी तो पता होना चाहिए। तो देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय में जब उस टाइम कुल जज थे, मतलब कुल जज में एक तो मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। कुल की बात की जाए तो 8 थे, 8 सदस्य थे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? कुल संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को है। किसको है? पार्लियामेंट को है। अब संसद किसके द्वारा जजों की संख्या बढ़ा सकती है? तो देखो, साधारण बहुमत, जिसको इंग्लिश में सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। ठीक है, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर जजों की संख्या बढ़ा सकती है। ठीक है, बढ़ा सकती है। अब आप एक बार देख लीजिए
कि पहले जो सदस्य थे वो किस सन में किस प्रकार थे। तो देख लीजिए 1956 में कितने सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश था और 10 अन्य न्यायाधीश थे, कुल 11 सदस्य थे। 1960 में टोटल 14, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 13 अन्य न्यायाधीश। 1978 में एक मुख्य न्यायाधीश 17 अन्य न्यायाधीश, ठीक है, कुल 18। 1986 में एक मुख्य न्यायाधीश 25 अन्य न्यायाधीश, कुल 26, ठीक है। और बात करते हैं 2008 में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, टोटल हो गए 31। 2019 से अब तक एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है, कुल 34 सदस्य हैं, ठीक है। तो हमको याद रखने हैं, दिल्ली पुलिस के पर्पज से ये बहुत ही डीपली चल रहा है और यूपी पुलिस तो आप चुटकियों में क्रैक कर जाओगे, ठीक है, अगर आपने ये सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो फाइनली आप आ गए अपने अनुच्छेदों पे, ठीक है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि अनुच्छेद 124 क्या कहता है। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 124 के एक की। अनुच्छेद 124 का एक क्या कहता है, तो देख लीजिए, जब तक संसद इस आशय का कोई भी कानून न बनाए, बात हो रही है संसद की, ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होते हैं संसद में, ठीक है, समझ गए ना, कि जब तक संसद इस आशय का कोई कानून ना बनाए तब तक सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो, साधारण बहुमत से हमने पढ़ा था कि संसद ने सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 2019 में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल आपके 34 सदस्य हो गए थे, ठीक है। तो देख लीजिए आज संविधान में कुल जज कितने हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है, तो बराबर 34 कुल। अब देख लीजिए नोट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कौन तय करती है, संसद तय करती है। दूसरा नोट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता संसद तय करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता और कितनी जजों की संख्या रखनी है, ये सब कुछ संसद तय करती है, ठीक है। साथियों, अब आप देख लीजिए अनुच्छेद 124 का 3। देखो, आप सोच रहे होंगे कि इतना डीपली तरीके से क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, इस वजह से आपको डीपली तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप पता है बुक से संविधान पढ़ना, तब आप इतना डीपली जाओगे, मैं सच में बता नहीं सकती। यहाँ आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी, बुक में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो पेपर में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला आपका, बशर्ते आपको रिवीजन करना होगा, पढ़ना होगा, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, वहां आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए अनुच्छेद 124 का 3 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अगर कोई भी सदस्य बन रहा है या जज बन रहा है तो उसकी योग्यताएं। तो देख लो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, वह किसी भी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक जज के रूप में रह चुका हो। जज जानते हो ना, उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट, उसका मुख्य जज रह चुका हो, या अगर ये नहीं रह चुका, या तो ये कंडीशन अपनाई हो उसने, वह किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, किसी भी कोर्ट में, मतलब किसी भी कोर्ट बोले तो हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो। अगर ये दोनों कंडीशन भी नहीं है उसमें, या ये कंडीशन हो सकती है राष्ट्रपति की नजरों में ऐसा व्यक्ति जो अच्छी तरीके से वकालत के बारे में जानता हो, विधि वेत्ता हो, ठीक है, तो वो भी बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है।
ये तीन कंडीशन अगर उसके पास है, तीनों में से कोई एक कंडीशन उसके पास है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में शामिल हो सकता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए अनुच्छेद 124 का 4 कहता है कि जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, ठीक है, अनुच्छेद 124 का 4 कहता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। भाई योग्यता के अनुसार जब कोई बंदा योग्य है तो बाद में उसकी नियुक्ति करा ली जाती है। तो अनुच्छेद 124 के 4 में नियुक्ति है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 125 क्या कहता है? ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को वेतन भत्ते दिए जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 125 के तहत, है ना। ठीक है, अनुच्छेद 124 का 3 कहता था योग्यताओं के बारे में, अनुच्छेद 124 का 4 कहता था नियुक्ति के बारे में, अनुच्छेद 125 कहता है भाई नियुक्ति भी हो गई आपकी, अब तो वेतन ले लीजिए। और वेतन कौन तय करती है? देना संसद। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 126 के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, या इसको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। टेम्परेरी होता है ये। ठीक है, समझ गए ना। अब आप देख लीजिए कि इसका जो मीन्स है वो क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी भी कारणवश अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, जैसे कि या तो वो बीमार हैं या छुट्टी वुट्टी पे, लंबी छुट्टी पे गए हैं, तो किसी भी कारणवश अनुपस्थित होते हैं, तब भारत के राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 126 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 127 देख लीजिए, तदर्व न्यायाधीश, एडॉक जस्टिस। ठीक है, देखो ये क्या होता है तदर्व न्यायाधीश, इसको भी देख लो। मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्ति की जाती है तदर्व न्यायाधीशों की। देखो जब सुप्रीम कोर्ट में, जो मैंने आपको बताया था गढ़ पूर्ति कोरम, ठीक है, उसकी संख्या कम पड़ जाती है, तो तदर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 127 के तहत। अनुच्छेद 128 कहता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मतलब जो न्यायाधीश रिटायर हो गए हैं उसके ऊपर आपका अनुच्छेद 128 है। तो देख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति की सलाह पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगर किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तब आप पद से उस न्यायाधीश को हटा सकते हो। आधार कौन कौन से होने चाहिए? आधार होने चाहिए साबित कदाचार, है ना, और असमर्थता। या तो वो अपने काम में समर्थ नहीं रखता, ऐसा कोई काम करता है कि हाँ भाई इसको हटा देना चाहिए, या उसके खिलाफ कोई ऐसा कुछ ऐसा साबित हो जाए कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट के ना तो जज बनने के लायक है और ना ही मुख्य न्यायाधीश बनने के लायक है। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की। अब आप देख लीजिए, किसी भी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। ये नहीं कि पहले सिर्फ राज्यसभा में लाएंगे, ये नहीं कि पहले सिर्फ लोकसभा में लाएंगे, भाई किसी भी सदन में जा सकता है न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव। ठीक है, समझ गए ना। जैसा कि साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पहले लेके आया जा सकता है। ठीक है, बात समझ आई ना। या तो पहले लोकसभा में आ सकता है वो प्रस्ताव, या राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं कि जिस न्यायाधीश को हम हटा रहे हैं तो उसको कितने दिन पहले बताना होगा, तो उसको हम बताएंगे 14 दिन पहले उसको सूचना दे देंगे। ठीक है, यदि प्रस्ताव पहले लोकसभा में आ जाता है तो कम से कम
100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए, प्रस्ताव के बाद आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। ठीक है, इसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे और एक विधि ज्ञाता होंगे। विधि ज्ञाता बोलते हैं जिनको कानूनों की जानकारी हो। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, प्रस्ताव जिस सदन में, मान लो सबसे पहले लोकसभा में लाया गया, ठीक है, उसमें उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा। ठीक है, जब 2/3 सदस्य, कम से कम 100 सदस्य, ठीक है, कम से कम 100 सदस्य है, अगर वो ऐसे पूछेगा सही बट्टे के रूप में तो आप 2/3 सदस्य बताओगे। यही प्रक्रिया राज्यसभा की है। अगर राज्यसभा में पहले लाया गया है तो 2/3 सदस्य बहुमत से पारित होना होगा। ठीक है, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाएगा और फिर राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। अगर दोनों सदन इस पर स्वीकृति कर देते हैं कि हाँ भाई इस सदस्य को हटाना होगा, ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति को अपने साइन करने होंगे। ठीक, अब आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो देखो, वह 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रहता है ना, 65 वर्ष की उम्र तक बना रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 62 साल का है, अगर कोई व्यक्ति 62 साल का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना है, 65 वर्ष तक उसको बना रहना है, तो वो 3 साल ही काम करेगा, 3 साल काम करेगा। ये नहीं कि आप 62 में आप सोच रहे हो कि नहीं वो तो भाई अपना 5 साल काम करेगा, कि 62 में 5 जोड़ दो तो 67 साल, ऐसा गलत होगा। ठीक है, वह अपना कब तक काम कर सकता है, 65 वर्ष की उम्र तक काम कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है तो वो 5 साल काम कर सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 57 साल का है तो इसमें 5 जोड़ो, 62 साल तक वो अपना काम कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति 65 साल का है तो वो 1 ही साल काम करेगा। ठीक है, समझ गए ना, ये कंडीशन है कि वह अपनी 65 साल की उम्र तक काम कर सकता है। शपथ कौन दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को? राष्ट्रपति। त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अब आप अनुच्छेद 129 देख लीजिए। अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये क्या है समझाती हूँ ना, परेशान क्यों होते हो। जैसे कि ये अभिलेख न्यायालय क्या है इसको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। एक पिता है, एक बेटा है, ठीक है। अब पिताजी ने अपने बेटे को जमीन दी नहीं है और बेटे ने हत्या ली, है ना, जबरदस्ती कब्जा कर लिया उस पर। तो इस कंडीशन में पिता पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, है ना। अब वहां कोई ना कोई कानून बन गया होगा इस चीज को लेकर कि भाई बेटा इस चीज को हत्या रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई ना कोई कानून बना दिया। लेकिन अब ये मामला थोड़ा शांत सा पड़ गया, फिर उसके बाद यही कांड हो गया और ये जो केस है ये हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ये केस पहुंचा है तो उच्चतम न्यायालय ने इसी केस पर जो भी निर्णय लिया है, कानून बनाया है, उसी को बोलते हैं उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, समझ गए ना कि पहले तो वो आपका उच्चतम न्यायालय में बन गया कानून, फिर बाद में उस चीज को वहां पर सौंप देना या उस निर्णय को वहां पर लागू कर देना, उसी को बोलते हैं उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय हो जाना। अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। देखो इसमें बोला गया है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का पूरा एड्रेस चाहिए तो अनुच्छेद 130 में, वैसे तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है भारत का? दिल्ली में है, लेकिन इसमें पूरा एड्रेस है। अनुच्छेद 132 देख लीजिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये 2 तरीके से होते हैं, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। ठीक है, समझ गए।
दीवानी मामलों में विवाहित संबंधी मामले आते हैं, संपत्ति से संबंधित, और वहीं फौजदारी मामलों में लूट, कसूट, चोरी, डकैती, ये सब कुछ होता है। ठीक साथियों, अनुच्छेद 133 क्या कहता है, इसको देख लीजिए। सिविल मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 में बोला गया है अपील के लिए प्रमाण पत्र, कि भाई अगर आपको अपील करना है तो प्रमाण भी तो देना होगा। वो कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 135 देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फेडरल न्यायालय होना। ठीक है, फेडरल न्यायालय मैंने आपको बता दिया है संघीय न्यायालय, इसके बारे में शुरुआत में एक्सप्लेन किया था इसी क्लास में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से केस आते हैं देख लीजिए। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो फेडरल न्यायालय सुलझाता है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो जाए तो ऐसा केस कहाँ जाएगा? फेडरल न्यायालय में। ठीक है, अनुच्छेद 137 देख लीजिए, न्यायिक पुनरावलोकन। ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 143 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए अच्छे तरीके से। राष्ट्रपति द्वारा परामर्श ले सकते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये मैंने लिखा हुआ है, चलो मैं संविधान को हटा देती हूँ। अब तो ठीक है, अब तो समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से। इसको फिर से देख लीजिए। अनुच्छेद 143 कहता है राष्ट्रपति द्वारा परामर्श। ठीक है, पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य था, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सुझाव देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, मैंने आपको आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा करा दिया है, और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपको पूरे करा चुकी हूँ। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। अब आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो काफी छोटे छोटे हैं। संविधान 2 से 3 दिन में पूरा फिनिश हो जाएगा। संविधान के बाद हम पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।